तो दोस्तों कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। देखो अपना अगला टॉपिक है जियोग्राफी की एनसीईआरटी का। क्लास 12 की एनसीईआरटी अपने कर रहे थे भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इसका 9th चैप्टर भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास का अगला चैप्टर अपने शुरू करते हैं। ठीक है, इस बुक के 3 चैप्टर रह गए, 3 पता नहीं 4 चैप्टर रह गए। तो इन 3-4 चैप्टरों के बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट बुक अपने इसकी शुरू कर देंगे। तो 12th की जियोग्राफी बहुत ही जल्द मैं पूरी करवा दूंगा। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें नियोजन के बारे में बात की जाएगी और सतत पोषणीय विकास के बारे में बात की जाएगी। देखो सबसे पहले समझो कि नियोजन क्या होता है। नियोजन एक तरीके से प्लानिंग होती है, यानी कोई भी काम करने से पहले हम एक प्लान बनाते हैं, उसे नियोजन करना कहते हैं। जैसे आपको कहीं पर जाना है, मान लो आपको घूमने बम्बई जाना है, तो बम्बई जाने के लिए आप एक प्लान बनाओगे कि कितने दिनों के लिए जाना है, कितना पैसा होना चाहिए, रेलगाड़ी से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे, वहाँ पर कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो एक पूरी प्लानिंग बनती है ना। तो इसी प्रकार से जब विकास कार्य होता है देश में, तो विकास करने के लिए कुछ योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को बनाने के लिए नियोजन चाहिए होता है। तो पूरी प्लानिंग करने को ही हम नियोजन करना कह देते हैं। दूसरी बात आती है सतत पोषणीय विकास की। देखो ऐसा विकास जो लगातार होता है, सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब है लगातार, पोषणीय का मतलब है पोषण देते रहना और फिर विकास करना, यानी ऐसा विकास जिसे लगातार पोषणीकृत किया जाए। यानी ऐसा विकास करना, दूसरे शब्दों में कि उस विकास से हमारी भावी पीढ़ियों यानी आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो सके, उसे कहीं ना कहीं हम सतत पोषणीय विकास कह देते हैं। ठीक है, देखो अब चैप्टर शुरू करते हैं। नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का अंग है। आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए तैयारी के संदर्भ में किया होगा। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन करना सम्मिलित है। यद्यपि ये शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। देखो मैंने वही बात बताई, मैंने बम्बई का एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ पर पर्वतों पर घूमने का एग्जाम्पल दिया गया। भाई नियोजन तो सीधी सीधी बात है, यही चीज़ है कि प्लानिंग करना। किसी भी काम को करने से पहले जो प्लानिंग की जाती है उसे हम कहते हैं नियोजन किया गया। ठीक है, देखो आगे क्या आता है अपना। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाया गया। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने की जिम्मेवारी योजना आयोग की थी, परंतु 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। देखो इसमें कहा गया है कि शुरुआत में क्या था कि भारत में जो योजनाएं चलती थी ना, वो केंद्रीकृत थी, यानी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार योजनाएं बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत योजनाएं बनने लगी, यानी केंद्र सरकार की अलग योजनाएं थी, राज्य सरकार की अलग योजनाएं बनने लगी और जिला सरकार की अलग योजनाएं बनने लगी। ये तीनों प्रकार की योजनाएं कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था। लेकिन 1 जनवरी 2015 के बाद योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया आयोग आया जिसे हम नीति आयोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाजपा की सरकार आती है 2014 में, योजना आयोग खत्म, नीति आयोग शुरू। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत में आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग और योजना आयोग में एक फ़र्क था। जो योजना आयोग की अप्रोच थी ना, वो थी अप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे। लेकिन नीति आयोग की जो अप्रोच थी वो बॉटम टू अप है, यानी नीचे से ऊपर। यानी योजना आयोग केंद्र में योजना बनाता था और उसका पूरा विस्तार पूरे भारत में कर देता था, लेकिन नीति आयोग इसके उलट काम करता है। इसमें बिल्कुल स्थलों पर योजनाएं बनती है, यानी एक एरिया को डिफाइन किया जाता है, वहाँ पर योजना बनती है और जोड़ते 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 केंद्र तक पहुँचा जाता है। यानी यहाँ पर जो अप्रोच होती है वो नीचे से ऊपर तक होती है, यानी बॉटम टू अप तक होती है। ठीक है, देखो आगे कहता है सामान्यतः नियोजन के 2 उपागम होते हैं, एक खंडीय नियोजन, दूसरा प्रादेशिक नियोजन। देखो 2 प्रकार के नियोजन होते हैं, एक होता है खंडीय नियोजन यानी सेक्टोरल नियोजन, दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। सबसे पहले देखते हैं खंडीय नियोजन का क्या अर्थ है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कि कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं में विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना। देखो खंड यानी किसी एक खंड पर, चाहे वो खंड कृषि का है, चाहे सिंचाई का है, विनिर्माण का है या ऊर्जा का है, निर्माण का है या परिवहन का है, संचार का, सामाजिक अवसंरचना या सेवाओं का, किसी का भी कोई खंड ले लो। मान लो कृषि का खंड ले लिया हमने और उस पर विकास कार्य करना, कृषि से संबंधित योजनाएं बनाना, कृषि पर पैसा खर्च करना,
हमें देखना कि कृषि कहाँ तक पहुँच गई है हमारी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो नियोजन किया जाएगा कृषि पर, वो एक तरीके से खंडीय नियोजन होगा जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों पर फोकस करता है। दूसरा अपना नियोजन आता है प्रादेशिक नियोजन। देखो, किसी भी देश के सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं, कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास का ये असमान प्रतिरूप यानी पैटर्न सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाएं तथा विकास के प्रादेशिक असंतुलन को कम करने की योजनाएं बनाएं। इस प्रकार का नियोजन प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। देखो, प्रादेशिक शब्द से देखो क्या पता चलता है, प्रदेश, यानी कोई एक प्रदेश की बात कर रहा है। किसी भी एक प्रदेश को ले लो। देखो, भारत का जब विकास हुआ है तो यहाँ पर कुछ देश नहीं, सॉरी, कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हो गए हैं, कुछ क्षेत्र कम विकसित रह गए हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो कम विकसित रह गए हैं ना, उनका आप देखो, उनको पहचानो। तो उन क्षेत्रों को प्रदेश बोल दिया और उस प्रदेश का विकास करना प्रादेशिक नियोजन हो जाएगा। यानी उस प्रदेश के लिए योजनाएं बनाना कि इसका विकास कैसे करना है, वो नियोजन कौन सा नियोजन हो जाएगा, प्रादेशिक नियोजन हो जाएगा। तो नियोजन दो प्रकार के, एक खंडीय नियोजन, एक प्रादेशिक नियोजन। दोनों की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, आप खुद भी पढ़िएगा, ठीक है। देखो, इसके बाद अगला नियोजन आता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। देखो, जब हमारा पेपर होने वाला होता है, हमारा एग्ज़ाम होने वाला होता है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक लक्ष्य होता है कि 10 में से 10 नंबर लाने हैं, नहीं तो कुछ भी हो जाए भाई, 10 में से 10 नंबर तो लाऊंगा ही लाऊंगा मैं। तो ये एक लक्ष्य है ना हमारा। ऐसे होता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। यानी एक एरिया है, मान लो हनुमानगढ़ का एरिया है, हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। जो नहीं जानते उनके लिए मैंने बता दिया, लेकिन आसपास के लोग तो जानते ही हैं। हनुमानगढ़ कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, गंगानगर का पड़ोसी है, ठीक है। देखो, हनुमानगढ़ मान लो विकसित नहीं है, वैसे तो यहाँ अच्छा खासा विकास हो रहा है, मान लो ये विकसित नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी हनुमानगढ़ के क्षेत्र को लक्ष्य बनाया जाए और हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर विकास कार्य किया जाए, सड़कें बनाई जाए, अस्पताल बनाए जाए, शिक्षा का विस्तार किया जाए, यानी विभिन्न विभिन्न योजनाएं लाई जाएँ। उसके लिए एक नियोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग कौन सी होगी, हमारी लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, ओके। देखो, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास उनके संसाधनों पर कहीं ना कहीं आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीकी का निवेश भी आवश्यक हो जाता है। देखो, वैसे देखा जाए ना, जहाँ पर संसाधन वगैरह अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं वहाँ पर नियोजन कार्य अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन कई कई बार ऐसा भी होता है कि जिन इलाकों में संसाधन मिलते हैं ना, उनका हम यूज़ ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता कि उन संसाधनों को कैसे यूज़ किया जाए, तो वो क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। इसलिए हमें नई नई तकनीकें लानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र का भी कहीं ना कहीं विकास हो सके। देखो, लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से ये महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा है। क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र या लक्ष्य समूह का योजना उपागमों को प्रस्तुत किया। यानी क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है, यानी विभिन्न क्षेत्रों का विकास एक जैसा नहीं है, कुछ क्षेत्र कम विकसित, कुछ क्षेत्र अधिक विकसित। जो कम विकसित है, तो योजना आयोग ने कहा जो कम विकसित क्षेत्र है ना, उनका उनका विकास किया जाए और उनको अधिक विकसित क्षेत्रों के बराबर ला दिया जाए, जिससे असंतुलन कम हो जाए। तो इसके लिए एक नियोजन लाया गया। उसको कौन सा नियोजन बोला गया, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन या लक्ष्य समूह नियोजन, ठीक है। देखो, लक्ष्य क्षेत्रों की ओर इंगित कार्यक्रमों में कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था SFDA और सीमांत किसान विकास संस्था MFDA आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रमों के उदाहरण हैं। ये जो है ना, लघु कृषक विकास संस्था और सीमांत किसान विकास संस्था, ये कहीं ना कहीं लघु क्षेत्र जो नियोजन लाया गया है उसके ही कहीं ना कहीं उदाहरण ये हो जाते हैं, ठीक है। देखो, आगे आता है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी एक प्रकार का हम प्रादेशिक नियोजन कह सकते हैं। यहाँ पर मुख्यतः किन पर फोकस किया गया है, पर्वतीय राज्यों पर। पर्वतीय राज्यों में जो कठिनाई आती है ना, जो आवागमन की, परिवहन इत्यादि की कठिनाई आती है, उन पर फोकस करते हुए पर्वतीय राज्यों के विकास के कार्यक्रम यहाँ तैयार किया गया है। देखो, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, वर्तमान उत्तराखंड के जिले, मिकीर पहाड़ी का जिला, असम की उत्तर कछार पहाड़ी के जिले,
पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला हो गया, तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र हो गया। कुल मिलाकर 15 जिले इसमें शामिल हैं। तो ये कब शुरू होता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना के आसपास, ठीक है। इसमें सभी पहाड़ी जिले शामिल हो जाते हैं। कुल मिलाकर 15 पहाड़ी जिले हैं, सबके मैंने आपको स्थान बता दिए। देखो 1981 की अगर बात करें तो 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों में पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल करने की सिफारिश की जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। देखो एक योजना चलती है जिसे बोलते हैं जनजातीय उप योजना। जनजातीय उप योजना जहाँ पर लागू नहीं है और ऐसे पर्वतीय जिले जहाँ पर पर्वतों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है उनको यहाँ पर शामिल किया गया। 1981 में किसने डिसाइड किया? ये पिछड़े क्षेत्रों पर एक समिति थी जिसे पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति बोल दिया जाता है। उसने डिसाइड किया कि ये क्राइटेरिया होंगे जिन जिलों का विकास किया जाना है। अब इनका विकास कैसे किया गया उसके बारे में देख लो। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी राज्यों या पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए। सबसे पहला सुझाव, सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति नहीं। यानी यहाँ पर विकास सबका होना चाहिए, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो, यानी यहाँ के संसाधनों का उचित प्रयोग होना चाहिए और यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में उन सबका सम्मान होना चाहिए, उन सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना चाहिए, यानी ऐसी कृषि जो जीविका निर्वाह होती है, यानी सिर्फ जीवन के लिए जो कृषि होती है उसको कहीं ना कहीं निवेश उन्मुखी बनाना चाहिए, यानी बाहर से निवेश आए और क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण नहीं होना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। यानी ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं विकास को प्रोत्साहन देती हैं। कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। देखो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की विस्तृत योजनाएं इसके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक दिशाओं में ध्यान में रखकर बनाई गई और ये जो कार्यक्रम है ये पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग लाने के उद्देश्य से बनाए गए। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो कुछ संभव हो सकता है, जैसे बागवानी हो सकती है, रोपण कृषि हम कर सकते हैं, पशुपालन मुर्गी पालन कर सकते हैं, वानिकी हम ला सकते हैं, लघु ग्रामीण उद्योगों का विकास कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया ताकि पहाड़ी क्षेत्रों का अच्छा खासा विकास हो सके, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। यानी पहले अपनों ने देखा पहाड़ी क्षेत्र, अब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सूखे की संभावना होती है यानी जल की कमी होती है उनका विकास कैसे किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं अपने। देखो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में होती है। इसका उद्देश्य है सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, सूखे के प्रभाव को कम करना और उत्पादन के साधनों को विकसित करना। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू होता है और 5वीं में इसके कार्यक्षेत्र को और विस्तार दे दिया जाता है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर जोर दिया गया जिनमें अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास, आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया जाता है। तो देखो चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम शुरू होता है, 5वीं में इसको और विस्तार मिलता है। बेसिक जो यहाँ की ज़रूरतें थी उनको पूरा किया जाता है और उसका पूरा नियोजन किया जाता है। यहाँ पर सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया जाता है, भूमि का विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है, वन लगाए जाते हैं, चारागाह का विकास किया जाता है, आधारभूत अवसंरचना का निर्माण किया जाता है जिसमें विद्युत, सड़कें, बाजार, ऋण सब आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान की, सूखा संभावित जिलों के रूप में थे ये। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचाई क्षेत्र के मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। परिसीमन यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 30% क्षेत्र जो है वो सिंचित थे उनका क्राइटेरिया लेकर उन क्षेत्रों को अलग कर दिया। किसने कर दिया? सिंचाई आयोग ने। कब किया? 1972 में, ठीक है। योजना आयोग ने 67 जिलों की ऐसी पहचान की थी, ठीक है। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, रायलसीमा और तेलंगाना का पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि, आंतरिक भाग शुष्क और अर्धशुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई कार्यक्रम के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र हैं कई जहाँ पर भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं विकास जरूरी हो जाता है, तो इसलिए वहाँ का नियोजन किया जाता है, ठीक है। देखो इसके बाद हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडी है, केस अध्ययन है भरमौर क्षेत्र समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। देखो इस केस अध्ययन को आप अपने स्तर पे पढ़िएगा, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ इसमें क्या चीज़ है। भरमौर एक जनजातीय क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर 2 जिले या तहसीलें यहाँ पर हैं, एक भरमौर एक होली शामिल है, ठीक है। यहाँ पर एक जनजाति की बात की गई है, वो जनजाति इस जिले में रहती है। वो पहले विकसित नहीं थी, लेकिन बाद में नियोजन कार्यक्रमों के जरिए उसका विकास अच्छी खासी मात्रा में हो जाता है। तो उसी की एक कहानी बताई गई है, इसको आप अपने स्तर पे पढ़िएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने आप भी पढ़नी चाहिए। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। यानी ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है। साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज की विशेष स्थिति, उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन प्रक्रिया से होता है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज, उसके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंत्यक्रियाएं समाज की स्थिति का निर्धारण करती हैं। मानव और पर्यावरण अंत्यक्रिया की प्रक्रियाएं इस बात पर निर्भर करती है कि समाज किस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और संस्थाओं का पोषण कैसे किया जा रहा है। यानी विकास कहीं ना कहीं वृद्धि का एक गुणात्मक रूप कहा जा सकता है। वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि को गिनते हैं, लेकिन विकास गिना नहीं जा सकता, क्योंकि विकास में कहीं ना कहीं कल्याण भी शामिल होता है। और सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें लगातार पोषण किया जाएगा संसाधनों का, और इस प्रकार से संसाधनों का यूज़ किया जाएगा कि भावी पीढ़ियों को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सके। सारा लाभ हम ना उठा लें, भावी पीढ़ी भी संसाधनों से कहीं ना कहीं लाभ उठा पाए। तो ये होता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। देखो आगे ये क्या कहते हैं, अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण की सकारात्मक अनुक्रियात्मक परिवर्तन का द्योतक है। जो विकास है वो बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी विकास कार्य से बहुत सारे आयाम हमारे सध जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की प्राय थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग के समय बढ़ोतरी के रूप में देखा जाता था। देखो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तब विकास और वृद्धि में अंतर नहीं करते थे लोग सोचते थे वृद्धि करना ही विकास है, यानी सिर्फ मशीनें बना लेना, तकनीकी विकसित कर लेना, बिल्डिंगें बना लेना विकास समझते थे। इसमें सामाजिक कल्याण नहीं होता था। लोगों का कल्याण जब तक नहीं होगा तब तक वो वृद्धि होती है, लेकिन जब वृद्धि में लोगों का कल्याण शामिल हो जाता है तो इसमें विकास इसे कहा जाता है। तो विकास और वृद्धि को बहुत ही बाद में लोग पहचानते हैं, ठीक है। परंतु आर्थिक वृद्धि वाले देशों में असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए, यानी इसके आसपास अब विकास की परिभाषा बनती है। पुनर्वितरण और समानता के प्रश्नों से निपटते हुए अनुभव हुआ कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक क्षेत्रों तक ही नहीं रखा जा सकता। लोगों का कल्याण, रहने का स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार से संबंधित मुद्दे भी विकास में कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, और जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर पर सामाजिक और भौतिक कल्याण का समावेश हुआ। यानी जो जन कल्याण के जो जरिए हैं, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर, लोक कल्याण, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं वृद्धि में जब शामिल किए जाते हैं तो विकास की परिभाषा बनती है, और लोग विकास पे फोकस करना ज़्यादा उत्तम समझते हैं। देश में विकास किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ वृद्धि पे फोकस किया जाए और विकास ना किया जाए तो ऐसी वृद्धि किसी भी काम की नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या चीज़ है। देखो 1968 में प्रकाशित एक एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मिडोस और अन्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन के इस विषय पर लोग और विशेषकर पर्यावरणविदों ने चिंता और गहरी व्यक्त की। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल आया जिससे सतत पोषणीय विकास की शुरुआत होती है। देखो 1968 में एक जने थे एहरलिच, इनकी पुस्तक आती है द पॉपुलेशन बम, यानी पॉपुलेशन किस प्रकार से एकदम ज़्यादा हो जाती है। 1972 में मिडोज और अन्य द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है द लिमिट टू ग्रोथ, इसमें भी पॉपुलेशन की बात की जाती है। तो इसमें बताया जाता है कि विकास क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और विकास ऐसा होना चाहिए जो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख के किया जाए, जिसे हम सतत पोषणीय विकास भी बोलते हैं। देखो पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर
संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ जो था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक आयोग की स्थापना की जिसे WECD बोलते हैं, यानी विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना करता है, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री हरलेम ब्रोटलैंड थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारे पूरी विश्व के लोगों का फ्यूचर एक है, जिसे ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कहा गया। इसे ब्रोटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कब आई थी? 1987 में आई थी। कौन से आयोग ने जारी की? WECD ने जारी की। WECD ने सतत पोषणीय विकास की सीधी और सरल परिभाषा दी और वृहद स्तर पर जो प्रयुक्त परिभाषा है वो इस प्रकार है। देखो, ये परिभाषा आप याद कर लेना, क्योंकि ऐसी परिभाषा एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? देखो, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी विकास ऐसा है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की किसी भी प्रकार के लाभ को हम ना लें, उनकी आवश्यकताओं को रखें, वो आवश्यकता जो अपनी पूर्ति कर सके संसाधनों से, और हम संसाधनों को ऐसा यूज़ करें कि उनके लिए भी संसाधन पड़े रहें। तो ऐसा विकास कहीं ना कहीं सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास की परिभाषा आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको बारी बारी पढ़िएगा, हमेशा ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है केस अध्ययन। केस अध्ययन यहाँ पर किसका है? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में अपने देख लेते हैं। देखो, इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में एक है। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित ये नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ होती है। ये नहर पंजाब के हरिका बांध से निकलती है, राजस्थान के थार के मरुस्थल पाकिस्तान की सीमा के समांतर 40 किलोमीटर बहती हुई औसत दूरी तक बहती है। कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। देखो, जो कंवर सेन थे उनके समय में 1948 में इसकी परियोजना प्रस्तावित होती है, 1958 में ये प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, ये जो है ये पंजाब के हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप समांतर बहती हुई 40 किलोमीटर तक ये औसत दूरी तय करती है। यानी 40 किलोमीटर की जो दूरी है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के समांतर तय करती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 9060 किलोमीटर के आसपास है और कितने हेक्टेयर को सिंचित करती है? ये लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर को। ठीक है, जो ये नहर का निर्माण 2 चरणों में किया जाता है। पहले चरण के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का जिला आ जाता है और दूसरे चरण के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू के जिले आते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा चरण है वो लगभग 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ है, जबकि पहला जो चरण है वो 5.53 लाख हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है। ठीक है, चरण 1 की अगर बात करूं तो ये कमान क्षेत्र की शुरुआत जो होती है 1960 के दशक में होती है, जबकि चरण 2 1980 के दशक में आरंभ होता है। ठीक है, जैसे ही नहर बनती है तो शुष्क जो क्षेत्र थे जहाँ पर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था और समाज को बिल्कुल रूपांतरित कर दिया गया, यानी यहाँ पर जो सूखे क्षेत्र थे वहाँ पे हरियाली कहीं ना कहीं आ जाती है इस नहर के माध्यम से। इससे इस क्षेत्र को पर्यावरणीय परिस्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव के प्रभाव पड़ते हैं। यानी क्षेत्र में अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। वो प्रभाव क्या होंगे उसके बारे में अपने देखते हैं। देखो, लंबी अवधि तक मृदा में नमी उपलब्ध होने से कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण चारा का विकास कार्यक्रमों से यहाँ भूमि हरी भरी होगी। देखो, पानी अगर उपलब्ध है तो पेड़ वगैरह उगे और हरियाली यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में उग गई। ठीक है, इससे वायु अपरदन कम हुआ, नहरी तंत्र में बालू निक्षेप प्रक्रियाएं धीमी पड़ गई, परंतु सघन सिंचाई और जल अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। देखो, बेनिफिट तो हुआ हमें, हरियाली तो आई, लेकिन कहीं ना कहीं जल का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने लग गया, जिससे मृदा लवणता और जल भराव की स्थितियाँ पैदा होने लगी, जो एक तरीके की समस्याएं थी यहाँ पे। ठीक है, देखो, नहरी सिंचाई के प्रसार ने इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक फसलें उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक है, परंतु नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र विस्तार, बोए गए क्षेत्र का विस्तार हुआ, फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। पारंपरिक फसलें चना, बाजरा, ग्वार के स्थान पर गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया। लेकिन इस क्षेत्र की जो पारंपरिक फसलें थी ना, चूँकि ये शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र यानी वर्षा यहाँ कम होती है, तो ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको पानी का जिनको कम आवश्यकता है। ऐसी फसलें जिन पे पानी कम लगता है, ऐसी फसलें उगाई जाती थी। लेकिन जैसे नहर बनती है तो यहाँ पर दूसरी फसलें उगने लगी, यानी जो बेसिक यहाँ का नेचर था ना, वहाँ से ये फसलें परिवर्तित हो गई। यानी यहाँ चना, बाजरा, ग्वार के स्थान पे अब गेहूँ, कपास और मूंगफली और चावल ने लिए ये फसलें उगने लगी, तो यहाँ की शस्य प्रतिरूप भी कहीं ना कहीं बदल गया। ठीक है,
देखो इसके बाद अगला टॉपिक है अपना सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। देखो ऐसे उपाय जो सतत पोषणीय विकास को प्रेरित करते हैं, उन उपायों का यहाँ जिक्र किया जाएगा। इस कमान क्षेत्र में, यानी इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले 7 उपायों की चर्चा की गई है। ये 7 उपाय क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो पहला और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है कि जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना। यानी ये जो इंदिरा गांधी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें जल का प्रबंधन अच्छे से करना होगा। यानी जल का ना तो अत्यधिक उपयोग होना चाहिए, ना कम यूज़ होना चाहिए, एक लिमिट में यूज़ होना चाहिए। भाई लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है। अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो मृदा लवणता बढ़ेगी, कम उपयोग करेंगे तो फसलें नहीं होंगी। इसलिए एक लिमिट में इसका उपयोग कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए। ठीक है। दूसरा कहता है कि इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप यानी फसल प्रतिरूप सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। इसका पालन करते हुए बागायती कृषि के अंदर खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। यानी ऐसी खेतियाँ नहीं करना चाहिए जिसमें जल का ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर ये शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसी फसलें नहीं उगाई जा सकती। यहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जाती है जो उसकी पर्यावरण को सपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं खट्टे फलों की खेती यहाँ की जा सकती है। ठीक है। तीसरा उपाय कहता है कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतुलन और बारबंदी पद्धति प्रभावी रूप से क्रियान्वित करनी चाहिए। यानी यहाँ तो जो जल रिसाव होता है नालों के जरिए, उन नालों को पक्का करना चाहिए और भूमि का विकास करना चाहिए और संतुलन पर यहाँ फोकस करना चाहिए। चौथी बात कहता है कि इस प्रकार जल क्रांता और लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार कहीं ना कहीं करना चाहिए। यानी जल क्रांता यानी जल भर जाता है कई बार भूमि के अंदर और लवण से प्रभावित हो जाती है भूमि, इसका भी कहीं ना कहीं निम्नीकरण करना चाहिए और भूमि का पुनरुद्धार यानी दोबारा से इस भूमि को नवीनीकरण करना चाहिए। वनीकरण यानी वनों को लगाना, वृक्षों का रक्षण करना, रक्षण मेखला बनाना, ये उपाय भी हो सकते हैं। इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषण का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की जाए। यानी ऐसे किसान जो गरीब हैं उनको भी पर्याप्त सहायता दी जाएगी, तो वो भी गरीब किसान भी कहीं ना कहीं यहाँ के विकास कार्यक्रम में योगदान अपना दे सकते हैं। मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्र में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता। कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इससे क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धिकरण होगा। मूल आबादी गांवों, कृषि सेवा केंद्रों, सुविधा गांवों, विपणन केंद्रों, मंडी, कस्बों आदि के बीच में प्रक्रियात्मक संबंध स्थापित हो सकेंगे। यानी सिर्फ कृषि का विस्तार करना, पशुपालन का विस्तार करना अच्छा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों का कहीं ना कहीं विकास करना चाहिए, जिससे वित्त आ सके और वित्त जहाँ जिस क्षेत्र में आती है वो क्षेत्र ज़्यादा स्थायी अपने आप हो जाता है। तो ये कुछ उपाय बताए थे जहाँ से यहाँ सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर आएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।